डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। दोस्तों, कभी कभी आपको कुछ कहानियां पूरी तरह से सच्ची लगने लगती हैं। उन कहानियों के किरदार हों या उस कहानी में घटी घटनाएं, आप उस पर यकीन करने लगते हैं और मान लेते हैं ये तो पूरी तरह से सच्ची है। लेकिन कुछ कहानियां जो आपको सुनने में अजीब लगती हैं, आप मानने लगते हैं अरे ये सच थोड़े ना हो सकता है, इसमें तो किरदारों के नाम ही कुछ अजीब से लग रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कहानियां बिल्कुल साधारण होती हैं वो कहानियां आपको सच लगने लगती हैं। लेकिन जिन कहानियों में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो झूठी झूठी सी लगती हैं, किरदारों के नाम अजीब से लगते हैं, असल में वो सच्ची कहानियां होती हैं। कुछ किरदारों को जरा सा बदलकर ऐसा महसूस करवाया जाता है कि यह कहानी झूठी है ताकि कोई बहुत ज्यादा डर ना जाए। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। मेरा नाम सचिन है और ये घटना तब की है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। अपने उस मोहल्ले में अपने 2 दोस्तों के साथ मैं बहुत ज़्यादा मस्ती किया करता था। मेरे 2 दोस्त जिनका नाम था रचिन और अचिन, हम 3 इकट्ठे ही खेला करते और नाम भी हमारे एक जैसे ही थे। सब हमें बहुत ज़्यादा चिढ़ाया करते थे। कुछ तो ऐसा मानते थे कि हम तीनों भाई ही हैं। भले ही हमारी शक्लें मिलती नहीं थी, लेकिन नाम तो मिलते थे ना। और शायद यही कारण था कि 3री कक्षा में जब हम इकट्ठे हुए थे, उसके बाद से बनी हुई वो दोस्ती कभी टूटी ही नहीं। हम तीनों के शौक भी एक जैसे ही थे। एक जैसी फिल्में देखना, स्कूल में इकट्ठे ही लड़ना और खुद को डिटेक्टिव समझना। छोटी छोटी बातों के रहस्य को जानने के लिए हम इकट्ठे स्कूल से छुट्टी होने के बाद वो खाली इलाकों तक में चले जाया करते थे। हमारा मानना था कि भूत होते होंगे, यहाँ कुछ ना कुछ नजर आ जाएगा। कभी किसी का यहाँ पर कत्ल हुआ था, उसका रहस्य हम सुलझा देंगे। बच्चे थे हम, ऐसी शरारतें तब हम किया करते थे। लेकिन हमें पता नहीं था हमारा ये शौक एक दिन हमें एक बड़ी मुसीबत में ले जाएगा, जहां से निकलना हमें बहुत मुश्किल भरा लगने लगेगा। हमारे मोहल्ले के बिल्कुल पीछे वाले एक घर में अफवाह फैल गई कि वहां पर भूत प्रेत रहते हैं। लेकिन वहां पर रहने वाला परिवार उस घर को छोड़कर नहीं जा सकता था। उनकी माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन रात के वक्त उसके दोनों बच्चे जैसे अपने बेड पर छलांगे लगाने लगते। उनकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाती। वो आदमी भी कहने लगता, मुझे महसूस होता है जैसे परछाइयां मेरा पीछा करती हैं। ये बातें हमने सिर्फ सुनी थी लोगों के मुंह से। कुछ इसे बड़ा चढ़ाकर बता रहे थे तो कुछ कह रहे थे वैसे ही वो झूठी कहानियां सुना रहे हैं। उन्हें लगता है इससे लोग उनकी मदद करेंगे। गरीब है ना, पैसे ऐंठने के लिए तरकीबें बनाए जा रहे हैं। लेकिन हमें लगने लगा था ये तो एक रहस्य है ना। अगर हमारे मोहल्ले का कोई रहस्य है और हम उसे सुलझाएं ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम अपनी क्लास में उस घर के बारे में बहुत ज़्यादा बातें किया करते अपने बाकी दोस्तों के साथ। और बाकी कहा करते, तुम उस घर के पास मत जाना, कहते हैं भूत अगर पकड़ लें तो मार डालते हैं। हम तीनों इकट्ठे ये कहा करते, हम उसका रहस्य जान लेंगे, कैसा भूत है भी या कोई जानबूझकर उन्हें डराने की कोशिश करता है। हमारे कई दोस्तों ने हमें जैसे चैलेंज दे दिया था, पता लगा कर दिखाओ। और हमने सोचा पता लगाएंगे। जो अचिन था ना, रात के 8 बजे वो घर चला जाया करता था। उससे पहले वो जो करना चाहता कर लेता। 8 बजे सीधा घर, क्योंकि उसके पापा बहुत ज़्यादा सख्त थे। वो पुलिस में थे ना, इसीलिए जो अचिन था अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरता था।
अपने पापा के घर आने से पहले वो घर पहुंच जाता और इस बार भी 8 बजे वो सीधा घर चला गया था। मैं और रचिन हम दोनों कह रहे उस घर की तरफ अब हम दोनों ही चलते हैं ना। रात को अजीब सी घटनाएं होती हैं ना, वहां हम जाकर देखते हैं। वो घर बहुत ज्यादा आगे बना हुआ था, उसके आसपास कोई और घर नहीं था। अगर कोई भूत हमें सामने से नजर आ जाता, हमारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती। 8वीं कक्षा में थे, भले ही बहादुर बनते थे, रहस्य सुलझाने वाले बनते थे, लेकिन अंदर से तो हम बहुत ज्यादा डरपोक थे। जैसे ही उस घर के हम पास पहुंचे, हमने देखा वहां खिड़कियों में लाइट्स लगी हुई थी, बाहर की तरफ भी एक बल्ब लगा हुआ। अंधेरे में उस घर के आसपास कोई भी ज्यादा नहीं था। सबको यह डर था, ये सच भी हो सकता है कि उस घर में सच में परछाइयां नजर आती हों। लेकिन 8:30 बजे उस घर के बिल्कुल पास हमने देखा उस घर के पीछे कोई आया है। रचिन अचानक कहने लगा था, अरे भूत भूत भूत, देख काले कपड़ों में भूत आया। उसने मुझे भी इतना ज्यादा डरा दिया कि मैं डरकर भागता नहीं बल्कि सन्न हो जाता हूं। टांगें काम करना जैसे बंद कर देती हैं डर के मारे। इसीलिए मैंने तो रचिन को पकड़ लिया। वो भागना चाहता था, मैं उसे भागने नहीं दे रहा, मुझसे भागा नहीं जा रहा। लेकिन अचानक उस बल्ब की रोशनी जब उस पर पड़ी ना, वो कोई भूत नहीं था। ये तो वो वाली बुढ़िया है ना जो काले कपड़ों में हमारे इस मोहल्ले में घूमती हुई नजर आती है। कई बार स्कूल के आसपास घूमती हुई भी नजर आती है। बड़ी भयानक सी है। उसके आगे वाले दोनों दांत बिल्कुल आगे की तरफ है, यानी कि भागकर अगर वो किसी की छाती में अपना सर मारेगी ना, सबसे पहले उसके दांत छाती में गड़ जाएंगे। ऐसे मजाक हम अपनी कक्षा में उस बूढ़ी औरत के लिए बनाया करते थे। उसे देखते ही मैं रचिन को कहने लगा, अबे ये तो वो बूढ़ी औरत है ना, इस घर के बिल्कुल पीछे वाली साइड ये कर क्या रही है। हमने ध्यान से देखा, उस बूढ़ी औरत ने अपने झोले के बीच से 4 नींबू निकाले और वो घर के ऊपर फेंक दिए और उसके बाद दीवार पर जैसे कुछ लिखने लगी। उसके हाथ पर कुछ नहीं लगा हुआ था, लेकिन फिर भी दीवार पर जैसे किसी अदृश्य चीज से वो लिखे जा रही हो। और उसके बाद वो सीधा वहां से वो अंधेरे वाले रास्ते से निकल गई। पीछे पीछे से, सड़क के जरिए नहीं गई थी, बल्कि जैसे पीछे वाले वो बंद पड़े नाले वाले रास्ते से खिसक गई हो। लेकिन अगले 2-4 मिनट तक हम छिपे हुए ये देखने की कोशिश कर रहे थे आखिर चल क्या रहा है। उस घर के अंदर से आवाजें आने लगी, बच्चों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और वो आदमी जिस घर का मालिक था ना, वो दरवाजा खोलकर बच्चों को उठाकर बाहर की तरफ भागा और कह रहा था, भूत भूत अंदर भूत, वो मार देंगे मेरे बच्चों को। ये कहते हुए दोनों बच्चों को उठाकर वो भागा आ रहा मोहल्ले की तरफ। उसकी बीवी भी उसके पीछे पीछे ही थी। ये देखकर हमें लग रहा था क्या ये सच हो सकता है या ये कहानी बना रहा है। लेकिन रचिन का कहना था, मैं तो समझ गया, रहस्य सुलझ चुका है, तुम्हें पता नहीं लगा, वो काला जादू करके गई है। इस घर में कोई भूत नहीं है। हम ऐसा करते हैं, इस आदमी को बताते हैं, फिर ये बुढ़िया को पकड़ेगा और पीटेगा, फिर दोबारा कोई भी भूत उसके घर में नजर नहीं आएगा। मैंने रचिन को कहा, हाँ ये कह तो देंगे, लेकिन फिर लोग हमसे पूछेंगे तुम्हें कैसे पता। 8:30 बजे उस घर के आसपास जाने से सबको मना किया जाता है। हमारे मम्मी पापा को पता लगा ना, तुझे पता है ना हम दोनों कितना पिटेंगे, फिर क्या करेंगे। रचिन चुप हो गया और कहने लगा, यार उसकी फिर मदद नहीं करेंगे। मैंने कहा, मदद ऐसे नहीं करेंगे, पूरा सच पता लगाएंगे, आखिर वो बुढ़िया है कौन, क्या क्या करती है, कहाँ से आती है। हमेशा मोहल्ले में घूमती हुई मांगती हुई नजर जरूर आती है, लेकिन वो रहती कहाँ है ये किसी को नहीं पता। हम अपने मोहल्ले के बिल्कुल बीच में पहुंच गए थे, जहां कई स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी। कई लोग रात को वहां घूमने के लिए आते थे। पेड़ों के नीचे कई बुजुर्ग बैठे हुए होते। वहां पर हम हर रात लगभग 10 बजे तक भी शरारतें किया करते थे। लेकिन अब वहां पर भीड़ लगी हुई थी। वो आदमी अपने बच्चों को उठाकर वहां पहुंचा हुआ और लोगों को बता रहा। लोग भी उसको सांत्वना दे रहे कि तुम उस घर में मत रहो, वहां सच में कोई भूत होगा। कुछ कह रहे, ये तांत्रिक है, मैं तुम्हें इस तांत्रिक का नंबर देता हूं, कल ही वहां पहुंच जाओ, पैसों की चिंता मत करना, मैं खुद ही उससे बात कर लूंगा। कुछ पुजारी जी की बात कर रहे, कुछ मजार में जाने के लिए कह रहे। वो बातें हम सुनते जा रहे थे। मन हमारा कर रहा था उन्हें सच बता दे,
ये किसी भूत का काम नहीं है, ये काले जादू का काम है। उस बुढ़िया को पकड़कर सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन खौफ था, हमारे अंदर खौफ था। इस जगह घूमना, इस जगह हम घूमते हैं सबको पता है, लेकिन उस जगह गए, यह बात घर वालों को पता लगी तो पिटेंगे बहुत। चुप हो गए हम, जबान हमारी बंद ही रही। वो रात मेरे मन में ख्याल आता ही रहा था, मदद करनी चाहिए थी। यही तो हमें सिखाया जाता है ना, लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो रास्ता मुश्किल ही क्यों ना हो। लेकिन डर जब माँ बाप का हो ना, तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए वो रात घबराते घबराते ही मैं सो गया था। अगले दिन स्कूल में जब अचिन मिला, हम दोनों ने मिलकर अचिन को भी बताया। अचिन कह रहा, अरे फिर तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी ना, बता देते, कोई बात नहीं। मैंने अचिन को कहा, ठीक है ऐसा कर, आज तो हमारे साथ जाना, 7 बजे ही चले जाना। हम कह देंगे बुढ़िया 7 बजे आई थी, काला जादू करके गई थी, इस तरह सबको पता लग जाएगा। वो कहने लगा, नहीं देखा तो तुमने है ना, मुझे क्यों घसीट रहे हो। तब मैंने कहा, अब बताने की शिक्षा दे रहा है, साथ में आकर तू भी बता, तू भी फंस, हम अकेले क्यों फंसे। फिर उसने कहा, हाँ बात तो तुम्हारी सही है, तो ऐसा करते हैं ना, डिटेक्टिव वाला काम करते हैं, बुढ़िया को ढूंढेंगे, बुढ़िया का पीछा करेंगे, काम आसान है ना। मैंने कहा हाँ। उसने कहा दिन के वक्त ही करेंगे, देख वो बुढ़िया जादू करती है, काला जादू करती है, हम पर कोई काला जादू ना कर दे, इसीलिए ध्यान देना होगा। तभी रचिन भी बोल पड़ा था, अरे यार पीछे ना पड़ जाए, दांत देखे हैं उसके, बिल्कुल सीधे हैं, हम भाग रहे होंगे और पीछे दांत गड़ा देगी। मैं भी कह रहा था, हाँ पीछे से दांत मारेगी तो गलत जगह मार सकती है। हम तीनों हंस पड़े थे। हमारे लिए तो ये मजाक का किस्सा ही बन गया था ना, काले जादू वाली बुढ़िया का रहस्य सुलझाना। जैसे ही स्कूल से छुट्टी हुई थी, घर में बैग फेंक कर, नहाकर, कपड़े बदल कर हम इकट्ठे हो गए थे। धूप काफी ज्यादा थी, लेकिन मन में रहस्य सुलझाने की जो चुल मची हुई थी ना, वो हमें उस बुढ़िया को ढूंढने के लिए मजबूर किए जा रही थी। ढूंढने लगे हम उस बुढ़िया को। हम पहले अपने मोहल्ले में अलग अलग जगह उसे ढूंढते जा रहे थे। अमूमन दोपहर के वक्त किसी न किसी घर के आसपास, किसी पेड़ के नीचे बैठी हुई वो दिखती थी। कुछ लोग उसकी मदद कर दिया करते थे, कुछ खाने की चीज दे दिया करते थे, लेकिन हम ढूंढते जा रहे, उसे ढूंढ ही नहीं पाए। 5 बजे हमें वो बुढ़िया नजर आई थी, एक पेड़ के नीचे, जैसे अपने झोले से कोई चीज निकाल रही, जमीन पर रख रही। वो इतनी गंदी थी, उससे इतनी बदबू आती थी ना, कोई भी उसके नजदीक नहीं जाता था, लेकिन हम दूर से छिपकर देखे जा रहे। कोई उसे शक्की नजर से देख नहीं रहा था, शायद हम पहले थे। वो बुढ़िया कुछ अजीब सा कर रही थी, अपने उस झोले के अंदर से कपड़ों को निकाल रही, उन कपड़ों को अजीब तरीके से फोल्ड कर रही, उसके बाद दोबारा झोले में रख रही। बार बार ये चीजें करती जा रही थी। कोई यहां से निकल रहा होगा, उसे देखेगा तो ऐसा ही लगेगा वो जैसे कुछ काम कर रही होगी, कपड़े वगैरह निकाल रही होगी, लेकिन एक ही चीज बार बार वो क्यों किए जा रही थी। पेड़ के नीचे कोई काला जादू तो नहीं कर रही। हम तीनों के मन में एक ही सवाल था, लेकिन हम उसका पीछा कर रहे थे, उसके सामने नहीं जा सकते थे, इसीलिए हम छिपे ही रहे। लगभग 1 घंटा बिताने के बाद उसने अपना झोला उठाया, वो आगे की तरफ बढ़ने लगी, कुछ लोगों से मांग चुकी थी। हम भी उसका पीछा करते ही रहे, हम उसका पीछा करते रहे। काफी समय बाद वो मोहल्ले के पिछली साइड गई। वहां पुराने जमाने के कई घर बने हुए थे, उन घरों में लोग रहते थे, लेकिन एक छोटी गली, अब वो गली कहें या नाला कहें, उसका इस्तेमाल कोई नहीं करता था। जैसे 2 घरों के बीच एक छोटा सा नाला, वहां से निकलने का रास्ता, इधर उधर झांकने लगी थी वो। यहाँ थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो गया था, वहां कोई लाइट नहीं थी, कोई आता जाता ही नहीं था उस नाले में। अचानक इधर उधर झांकती हुई उसके अंदर घुसी, किसी को पता लगने नहीं दिया उसने। वहां कुछ समय के लिए अंदर थोड़ा बैठ गई, ताकि कोई देख रहा होगा तो पता लग जाए। फिर चलकर नाले वाली उस गली से अंदर की तरफ बढ़ती जा रही थी। हम एक दूसरे की तरफ झांकने लगे, ये कहाँ जा रही है? नाले वाले रास्ते से ये गली कहाँ जाती है? क्या कोई वहां पर गया है? हम तीनों सर हिलाकर ना कर रहे थे, वहां कौन जाना चाहेगा, वो तो नाला है ना, वहां आगे कोई घर भी नहीं है, ये नाला तो खाली रहता है ना, शायद आगे से कोई पानी छोड़ता ही नहीं होगा, या आगे कुछ है ही नहीं, घरों के
पीछे बनी हुई ये छोटी गली ही तो है। वो बुढ़िया वहां से निकलकर आगे गई थी और हम तीनों सोचे जा रहे, ये पीछे कहीं ना कहीं तो गई है, जाकर देखना चाहिए, चलो चलते हैं। वक्त काफी ज्यादा हो गया था, अंधेरा, खौफ का माहौल था, इसीलिए वहां हमारे दोस्त कहने लगे, नहीं नहीं, रात को वहां आगे जाएंगे, इतनी पतली गली में तो वो बुढ़िया ही सामने से मिलेगी ना, काले जादू वाली बुढ़िया। हम पर अगर उसने कोई काला जादू कर दिया फिर क्या करेंगे? ये सवाल जायज था। हम क्या करेंगे? हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं था। वो हमारे पीछे भूत छोड़ देगी, फिर हम क्या करेंगे? इसीलिए समझदारी इसी में थी, हम वहां पर ना जाते। तो हम वहां नहीं गए, लेकिन घर की तरफ आते वक्त सवाल मन में गूंजे जा रहा, अब इससे आगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। वो अंदर चली गई, अब तो रहस्य रहस्य ही बनकर रह गया। लेकिन वो शकी औरत जरूर है। अचिन बोल पड़ा था, अरे शकी औरत है तो हम वहां उस समय जाएंगे ना जब ये बुढ़िया वहां पर नहीं होगी। हम तीनों की आंखें चमक गई। कल दोपहर जब स्कूल से आएंगे सीधा पीछे जाएंगे, देख कर तो आए पीछे आखिर है क्या। उस इलाके में पुराने घर हुआ करते थे, आगे वाले घरों में लोग रहते हैं, अब गलियों में पीछे वाले घर हैं वो तो खंडहर बने पड़े हैं। ये गली किस तरफ जाती है वो हमें नहीं पता। देखते हैं कल दोपहर। वो रात घर में मेरे मन में ख्याल आते रहे थे। कल एक रहस्य सुलझाने के लिए हम जाने वाले थे। बच्चे थे हम, बच्चों को ऐसी चीजों में ही खुशी मिलती है ना। अगले दिन स्कूल में भी इसी टॉपिक पर बातें करते रहे, अपने दोस्तों को भी कह रहे थे कि वो बुढ़िया शक्की लगती है। सब हमारा मजाक बना रहे कि एक भिखारन का पीछा करते हैं, देखो कोई लड़की इन्हें घास नहीं डालती तो भिखारियों का पीछा करने लगे, वो तीखे दांतों वाली बुढ़िया। ये मजाक उन्होंने बनाया तो हमने उस बुढ़िया के बारे में बात करनी ही छोड़ दी। दोपहर को जैसे ही स्कूल से छुट्टी हुई, बैग घर में फेंका, नहाए, कपड़े बदले और बाहर निकले बिल्कुल डिटेक्टिव की तरह। हम उस बुढ़िया को सबसे पहले ढूंढना चाहते थे, हमें पता तो लगे वो है कहाँ। ऐसा ना हो उस गली के अंदर घुसे, सामने से वो बुढ़िया मिल जाए। वक्त कल तो रात का था, अब दिन का होगा, लेकिन गली संकरी है, भाग नहीं पाएंगे और उसने कोई काला जादू कर दिया तो। हमें सुनने को मिला है काले जादू वाले वश में कर लेते हैं, इसीलिए हम खतरा मोल नहीं ले सकते थे। मोहल्ले में घूमने लगे, गलियों में घूमने लगे, इधर उधर झांकते हुए ढूंढते रहे। लगभग 5 बजे वो बुढ़िया हमें दिख गई, एक दूर वाले पेड़ के नीचे बैठी हुई, लेटी हुई, कोई खाना जैसे ढूंढ रही थी, मांग रही थी लोगों से। हमें पता लग गया इतनी जल्दी यहां से ये जाने वाली नहीं, और चलती भी तो बहुत धीरे धीरे है, जैसे इसकी टांगों में जान ना हो। वहां तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा, चलो चलो। वहां से तेजी से भागे थे हम। जैसे ही उस गली तक पहुंचे, आसपास के कई घरों में लोग रहा करते थे, लेकिन उस जगह जैसे सुनसान सा था सब कुछ। पेड़ों की कुछ टहनियां आगे आई हुई, इसीलिए वहां कोई घुस भी जाए किसी को पता नहीं लगेगा। हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए चले। फिर नाला गंदा है, पैर तो नहीं पड़ जाएगा ना, नाले में कुछ गंदगी तो होगी ना। मैंने कहा कौन सी गंदगी, पानी तो बहता नहीं, आगे कोई रहता थोड़ी ना है, गंदगी नहीं है, मिट्टी फंसी हुई है, मिट्टी, चलो चलो जल्दी चलो। यह कहकर हम तीनों उस संकरी सी गली में आगे बढ़ने लगे। वो गली इतनी संकरी थी कि हम सीधा भी आगे नहीं बढ़ सकते थे, टेढ़े होकर आगे बढ़ना पड़ता। तीनों बढ़ते बढ़ते वो पहले वाले मोड़ तक पहुंचे। जैसे ही पहले मोड़ तक पहुंचे, वो गली एक तरफ जाती हुई और आगे तक बढ़ रही। वहां भी हम जाते गए। 2-4 मोड़ निकालकर वो गली एक खास जगह पर रुकती थी। वहां एक जैसे दरवाजा बना हुआ, लेकिन वो दरवाजा लकड़ी का था, जिसमें बहुत ज्यादा छेद थे, पूरी तरह से गला हुआ था। जैसे ही उस दरवाजे को जरा सा हिलाया, वहां से आगे निकलने का बड़ा साधारण सा रास्ता था। जो गली से निकल सकता है वो इस छोटी सी जगह से भी निकल सकता है। जैसे ही उससे हम आगे निकले, ये एक खंडहर हवेली थी। खंडहर हवेली, ये शायद वो पीछे वाली गली से जो बनी हुई हवेली है ना, वो है। इसके अंदर जाने का रास्ता इस तरफ से भी है। आगे वाले रास्ते में जो दीवार थी ना, वो ढह गई थी किसी जमाने में, इसीलिए उस हवेली के अंदर जाने का रास्ता बंद हो गया था। कोई उसके अंदर आना भी नहीं चाहता था। छत तो मौजूद नहीं थी, वो दीवारें दूर से नजर आती थी। लेकिन जब हम इस तरफ से आए, हमने देखा उस बुढ़िया ने आसपास कुछ सामान रखा हुआ।
अपने रहने का पूरा इंतजाम किया हुआ था। लेकिन वो पहले वाले लिफाफे के अंदर जब हमने देखा केंचुए ही केंचुए थे, हमने लिफाफे को बंद कर दिया। हमें घिन आ रही थी। ये बुढ़िया करती क्या है, कैसे कैसे सामान को रखा हुआ। वहां बिखरा हुआ जो सामान था ना, बड़ा अजीब सा था। वहां केंचुए, वहां खून की थैलियां पड़ी हुई, उसमें खून था, जैसे ब्लड बैंक से थैलियां चुरा कर लेकर आई हो। आसपास पड़े हुए कपड़े, सुइयां, गुड़िया काले रंग की, सड़े हुए नींबू, एक पूरी ढेरी लगी हुई थी एक कोने में नींबुओं की। वहां ऐसा ऐसा सामान पड़ा जो खौफनाक लग रहा। वहां जानवरों की हड्डियां भी थी, पंछियों की हड्डियां, जैसे पंछियों को मार मार कर या जानवरों को मार मार कर, या शायद वो चिकन खाती होगी, वो हड्डियां होंगी, एक कोने में फेंकी हुई ढेर सारी हड्डियां। वहां से आ रही बदबू। जब थोड़ा सा आगे गए, आगे एक कमरा था। उस कमरे में कई बोतलें रखी हुई। उन बोतलों में अजीब अजीब सा पानी, जैसे शरबत हो रंग बिरंगा, हरा पीला लाल। लेकिन जो हरे रंग का था ना, उसमें एक चमक थी। अंधेरे में वो हरे रंग के वो जो जार पड़े हुए, उसमें से निकलने वाली रोशनी कमरे को रोशन कर रही थी। हम देख रहे, ये कैसी जगह है। ये बुढ़िया साधारण तो नहीं लगती। वहां कैसा कैसा चमकीला सामान भी पड़ा था, कुछ गहने भी पड़े हुए। सोने के गहने नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर भी गहने थे, कपड़े थे और भी सामान। कमरे तो कई मौजूद थे, लेकिन उनमें से एक कमरा जो सबसे ज्यादा अजीब था, हम उसे देखते रह गए। वो कमरा पूरा का पूरा खाली था, सफाई की हुई थी, मिट्टी जरा भी नहीं थी। बीच में पड़ा हुआ एक बक्सा, बड़ा सा बक्सा, जैसे लकड़ी का बना हुआ, सीलन के कारण वो लकड़ी भी फूली हुई थी। वो बक्सा काफी बड़ा था, ऐसा लग रहा था उस बक्से में कुछ हो। हम घबराए जा रहे, उस बक्से में क्या होगा, कोई डरावनी चीज तो नहीं। उसके बाद जब आगे जाकर हमने वो बक्सा खोला, पूरा बक्सा खाली था तो काफी बड़ा, सामान काफी रखा जा सकता था, लेकिन फिर भी वो एक ट्रंक जितने आकार का बक्सा पूरी तरह से खाली। हमने दोबारा उस बक्से को बंद कर दिया, लेकिन उस बक्से को बंद करने के बाद वहां से हल्की हल्की आवाजें सी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस कमरे में कुछ हो जो थोड़ा थोड़ा कराह रहा हो। वो आवाजें सुनने के बाद घबराहट बढ़ने लगी और तभी अचिन ने कहा, चल चल चल, देख देख, वो भूत प्रेत को बुला सकती है, तो यहाँ भी उसने भूत वूत छोड़े होंगे। निकल निकल निकल, यह अंधेरा कमरा है। घबराहट इतनी ज्यादा हो रही थी, हमें लगा हमें यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ कोई भी ऐसी चीज हमें नहीं मिली जिससे हम ये साबित कर पाएं कि वो कोई काला जादू करने वाली है या उसके पास कोई बुरी चीज है। हड्डियां पड़ी हैं जानवरों की, किसी को बताएंगे भी वो हमें चोर समझेंगे। यहाँ पर चोरी करने के लिए हम आए, लेकिन वो क्या सच में ये जो हवेली है उसकी मालकिन होगी? लेकिन ऐसी गरीब बनकर, ऐसी भद्दी सी बनकर क्यों घूमती है, मांगने वाली बनकर? मैंने तो सुना है ये हवेली जिनकी हुआ करती थी वो काफी अमीर थे, इस जगह को छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चले गए। हमारे मन में कई सवाल थे, लेकिन जवाब हमें जानने नहीं थे। हमें तो यहाँ से भागना था। इसके बाद जैसे ही वो आवाज कराहने की हमारे करीब से आई, ऐसा लगा जैसे टांगों के नीचे से कोई बोल रहा हो। घबराहट इतनी ज्यादा बढ़ी, मेरे दोनों दोस्त मुझे छोड़कर ही भागने लगे। मेरी जब नजर पड़ी ना, पीछे वाला दरवाजा थोड़ा सा खोला था, भाग निकले थे मुझसे बहुत आगे। मैं भी उनके पीछे पीछे, निकलो निकलो, इससे पहले बुढ़िया आ जाए, समय काफी बर्बाद हो गया है। यहाँ तो कोई खास चीज हमें मिली नहीं। इसके बाद हम जल्दी जल्दी वहां से भागते गए। मेरे दोनों दोस्त उस गली से ही बाहर निकल चुके, आगे वाले पेड़ के पीछे। जैसे ही मैं वहां से निकलने लगा, पेड़ के पीछे से वो इशारा कर रहे, वो हाथ से इशारा कर रहे, बुढ़िया आ गई, बुढ़िया आ गई। मैंने हल्का सा मुंह बाहर निकाल कर देखा, वो बुढ़िया बहुत करीब थी। मुझे लगा मैं फंसा, बाहर निकलता तो बुढ़िया मुझे देख लेती। अब कोई और रास्ता नहीं था मेरे पास। मैं क्या करता, मैं गली में पीछे की तरफ भागने लगा। उस हवेली से भागने का कोई और रास्ता होगा ना, पीछे से कोई दीवार फांद कर। मैं गली से पीछे की तरफ भागा। उस बुढ़िया के चलने की आवाज आ रही। उसने मुझे देखा नहीं था, यह खुशी की बात थी, उसने मुझे देखा नहीं था। आगे से भागता तो यकीनन वो मुझे देख लेती, फिर हमारे घर के पीछे काला जादू करके जाती, हमें तो परेशान करती, मेरे माँ बाप को मार देती। तो कैसे कैसे ख्याल मन में आ रहे, तो मुझे लगा उसे बिना पता लगने दिए पीछे से भागूंगा। मैं वहां
उसी हवेली के अंदर था। उसके चलने की आवाज़ धीरे धीरे करीब से आ रही। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर की तरफ आ चुकी। मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं। अब देखा दीवारें तो ऊंची हैं। पहले मुझे लगा था इन दीवारों पर चढ़कर भागूंगा। जब वो करीब आ गई तो हाथ पैर सन्न होने लगे। मुझे लगा छिपना होगा। जल्दी से मैं वो पीछे जाकर उसी कमरे के बक्से में छिप गया। बक्से को कर दिया बंद। आवाज़ें सुनने लगा बाहर से। उसके बाद मैंने देखा एक बक्सा जरूर था, लेकिन जैसे ही मैंने बक्से को बंद किया ना, उसके बाद मैं आगे कुछ रोशनी को देख पा रहा उस बक्से के अंदर। ऐसा लग रहा था इस बक्से से बाहर निकलने का नीचे से कोई रास्ता हो। मैं जरा सा उस रास्ते से निकला, जैसे वो रास्ता चौड़ा हो गया हो। सामने दरवाजा नजर आ रहा और दरवाजे के पीछे से रोशनी नजर आ रही। शायद ये नीचे से कोई सुरंग होगी या ऐसा कुछ होगा, और आगे कोई दरवाजा है। दरवाजे के आगे इतनी रोशनी है, ये सूरज की रोशनी होगी। यहाँ से निकलने का यही रास्ता होगा। जल्दी से मैं वहां से आगे निकला। बक्से को नहीं खोला, जैसे नीचे से मैं निकल गया चौड़े से रास्ते से। वहां खड़ा हो गया था दरवाजे के बिल्कुल आगे। अरे वाह, दरवाजा खुल तो जाएगा ना। मैंने दरवाजे को जरा सा धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। जैसे ही मैंने दरवाजे को खोला, मैं आगे गया। यह कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। यहां पर जो रोशनी थी ना, वो जैसे छत से आ रही, कमरे से आ रही, और सामने पत्थर पर बैठा हुआ एक अजीब सा इंसान नजर आया। पहले मुझे वो इंसान ही लगा था। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, मैं बहुत ज्यादा घबरा सा गया था। मेरी जबान कांपने लगी थी और मैंने कांपते कांपते अपनी उस जबान से कहा था, भूत। मेरे मुंह से बस यही निकला था। उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। मैं इतना डरा, मेरी टांगें जम गई। मुझे लगा मैं मरने वाला हूं, ये मुझे मार देगा। वो जो औरत है ना, वो जादूगरनी, काला जादू करने वाली, ऐसे भूतों को छिपा कर रखती होगी। भूत है, मार देगा मुझे। वो मेरे सामने खड़ा हो गया और बड़ी जल्दी मेरे बिल्कुल करीब आ गया। अजीब सा दिखता था, लेकिन चेहरा ठीक ठाक ही था। देखने में पता लग रहा, जब टांगों से धुआं सा निकल रहा था ना, उसकी जो टांगें थी धुंधली धुंधली थी, जिनके आर पार मैं देख पा रहा। कोई भी उसे देखकर कह देता कि यह भूत है, तो मेरी जबान से भी भूत ही निकला। दूसरी बार फिर से, भूत, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। वो मेरे बिल्कुल सामने था और गुस्से से घूरने लगा। और फिर उसने कहा, तुम्हें मैं भूत नजर आता हूं? पागल हो, मुझे भूत कह रहे हो? मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। और मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? यहाँ तुम क्या करने आए हो? कहाँ से आए हो? उसने भेजा है क्या? मैंने कहा, नहीं नहीं नहीं, उसने नहीं भेजा, गलती हो गई, गलती हो गई। मैं बस छिपने के लिए ही इस बक्से में आया था। मुझे लगा निकलने का रास्ता है। मैं दरवाजे तक पहुंच गया। मुझे माफ कर दो, मैं बंद करता हूं दरवाजा। तो तुम बैठो, मैं पीछे से चला जाऊंगा और किसी को नहीं बताऊंगा तुम्हारे बारे में। उसने कहा, बताने का फायदा भी नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना, वो बड़ी खतरनाक है। उसके हत्थे मत चढ़ जाना, उससे बचकर निकलना। इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करो। वो अभी नहीं जाएगी, लेकिन कुछ समय में वो यहाँ से जरूर जाएगी। मैं महसूस कर सकता हूँ उसे। मैं इतना घबराया था और कर क्या सकता था? उसका यकीन ही तो कर सकता था। मैं चुप करके खड़ा रहा। उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। जैसे 5 मिनट मुझे घूरता रहा और मैं तो इतना डरा हुआ अपनी पैंट में ही मूत चुका था। फिर भी मुझे लगा बचने का कोई रास्ता मिल जाए, भागूंगा मैं पीछे। तभी उसने कहा, अब वो निकल चुकी है, अभी जाने का रास्ता है, अब आराम से जा सकते हो, ध्यान रखना। मैंने कहा, धन्यवाद भूत जी, आपने मुझे नहीं मारा। फिर एकदम से मेरे करीब आया और उसका एक भयानक सा चेहरा नजर आया था मुझे। उसे देखकर मेरी टांगें थर थर कांपने लगी और उसने गुस्से में कहा, तुझे समझाया कि नहीं, भूत नहीं हूं मैं। भूत भूत शब्द बार बार मत बोल, ऐसे मुझे बेइज्जत मत कर। जिन्न हूं मैं, जिन्न। उसका ये शब्द जिन्न जब मेरे कानों में पड़ा, पता नहीं क्यों डर थोड़ा कम हो गया था। उसने खुद कहा वो जिन्न है, भूत नहीं है। अभी तो टांगे नजर नहीं आ रही।
वो अलादीन के जिन की कहानियां मैंने भी सुनी थी। मैं कार्टून भी देखता हूँ जिसमें जीनी होता है पूंछ वाला। शायद ये दोनों टांगे जुड़कर पूंछ बनती होंगी। डर थोड़ा कम हुआ तो अंदर थोड़ी खुशी निकली। दरवाजा खोला, मैंने पीछे की तरफ गया। ये कैसी जगह है छोटी सी। जैसे ही मैं उस अंधेरे में खड़ा था मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। सर पर ऊपर हाथ लगाया तो वो बक्सा खुला। फिर मैं उस बक्से से बाहर आया और नीचे देख रहा। ये तो बक्सा है, चारों तरफ लकड़ी लगी हुई। यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता तो है नहीं। उस बक्से को थोड़ा सा उठाकर भी देखा था मैंने, भारी बहुत था, लेकिन नीचे कोई सुरंग गुफा नहीं थी। तो जो मुझे नजर आया वो क्या चीज थी? मैंने ज्यादा सोचने की कोशिश नहीं की। बक्सा किया बंद। मैं भागा उस गली से। भागते भागते गली से जब मैं बाहर निकला, मेरे दोस्त पेड़ के पीछे मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं उनसे मिलकर इतना खुश हुआ, वो मेरे साथ भागने लगे। मैंने कहा कमीनों छोड़ गए थे मुझे मरने के लिए। उन्होंने कहा हम क्या करते। वो पीछे से आ गई। तू देर क्यों करता है, पहले भागता। वो जा चुकी है, हमें लगा तुझे मार ना दिया हो, हम तो माँ बाप को बताने वाले थे तेरे, लेकिन तू सामने से आ गया। मैंने कहा मुझे मरवाने का पूरा तरीका बना रखा है तुमने। या तो उस बुढ़िया के हाथों मरता, अगर नहीं मरता तो मेरे माँ बाप मुझे मार डालते। तुम मुझे मरवाओगे, तुमसे दोस्ती करके गलती की मैंने। और वहां पता है मेरे साथ क्या हुआ है? मेरे दोस्त पूछ रहे क्या हुआ, वहां क्या हुआ? वहां बुढ़िया बुढ़िया वो बुढ़िया भागती भागती हमारी तरफ आ रही, जैसे वापस उस जगह आने के लिए गई हो और उसने देख लिया हो हमें। वो भाग रही थी और उसे देखते ही हम भी भागने लगे। पीछे से भाग तो रही थी वो, मेरी पीठ पर उसने कुछ मारा, कोई काला सा मसाला मारा था, पता नहीं। पीठ पर वो मारा और पीछे खड़ी हो गई। हम वहां से भाग निकले। हंस रही थी वो हंस। उसे पता लग गया कि हम उस गली में गए। वो बच्चे समझकर हम पर काला जादू शायद कर चुकी थी। जब वो रात में घर आया, वो शर्ट मैंने रख दी थी धोने के लिए, क्योंकि पीछे काला वो पाउडर सा लग गया था। माँ को कहा माँ मैं वहाँ कीचड़ में गिर गया था, काली सी मिट्टी थी, वहाँ गिर गया मैं खेलते वक्त। माँ ने ज़्यादा सवाल नहीं पूछा, लेकिन वो रात मेरी कलाई पर एक काला काला निशान सा बन गया। वो कलाई पर निशान था और मेरी छाती पर। ऐसा लग रहा था कोई बीमारी हो गई हो रातों रात। लेकिन सुबह होने से पहले मैं रात को लगभग 10 से 12 बार उठा। जितनी बार भी उठा ऐसा लग रहा था मैं सो रहा हूं, कोई जैसे टांग मारता है या धक्का मारता है, मैं उठ जाता हूं। ऐसे पहले नहीं उठा करता था, लेकिन वो रात भयानक होती जा रही। बार बार मैं उठता जा रहा था, डरता जा रहा था, फिर सपने डरावने आने लगे। वो बूढ़ी औरत मुझे सपने में नजर आती और अगली सुबह मैं जान गया था काला जादू कर दिया उसने मुझ पर। ये निशान, मैंने माँ को ये निशान दिखाए तो मुझे डॉक्टर के पास माँ ले गई। स्कूल की छुट्टी हो गई थी। डॉक्टर ने कहा बस कोई चीज़ होगी जो रिएक्शन कर गई, कोई पत्ता बत्ता, कोई झाड़ियों में गया होगा बच्चा, रिएक्शन कर गया। कोई नहीं, कलाई और छाती पर किया है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे पता था, मैं माँ को क्या बताता, मुझ पर काला जादू किया गया है। माँ यकीन नहीं करती, और करती तो पीटती बहुत। इसीलिए मैं चुप रहा था। रात को डरावने सपने, वो बातें मैं किसको बताता। डॉक्टर ने दवाई दे दी थी, कहा था जल्दी ये ठीक हो जाएगा। दोपहर को मैं घर में था। आज तो मेरे दोस्त स्कूल में होंगे ना, छुट्टी तो 3 बजे के करीब होगी, तो 1 बजे मैं घर पर ही था। सोचा कमरे में सो ही जाता हूँ। रात को सो नहीं पाया, लेकिन दोपहर के वक्त उस अंधेरे में मैंने वो सपने में नहीं देखा, असल में हुआ था। बिना शर्ट के पंखा लगाकर मैं बेड पर लेटा हुआ और मेरी छाती से 2 उंगलियां निकली थी। जैसे छाती पर जख्म सा हो गया। मैं चीखा माँ 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 माँ, भूत भूत भूत। मैं माँ के पास पहुंचा, माँ को बताया, छाती पर निशान बना हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने छाती पर वो काले निशान के ऊपर ब्लेड मारा, खून निकल रहा। माँ कह रही है तूने क्या किया? मैंने कहा माँ मैंने नहीं किया, मेरी छाती से नाखून निकले थे, उंगलियां निकली थी किसी भूत की, ये भूत है। माँ कह रही फिल्में कम देखा करो भूतों वाली, तुम पागल, तीनों लड़के एक जैसी फिल्में देखते हो और डरते रहते हो। हुआ ना उसका असर, देखो क्या नजर आया तुम्हें। ऐसी चीजें असल में नहीं होती। मैंने कहा माँ होती हैं। माँ ने अपने हाथ को दिखाते हुए कहा बता होती हैं। तुझे कई बार मैंने ये कहा ये चीजें नहीं होती, दोबारा सिखाऊं दोबारा? मैंने सर नीचे कर लिया।
माँ को बताने का कोई फायदा नहीं होगा, पिटना ही होगा, पिटना। ये हमें खुद खुद ठीक करना होगा। मेरे दोस्तों को छुट्टी हुई तो जल्दी से भागा मैं बाहर। वो नहा कर बाहर निकले थे, मैं तो नहाया तक नहीं था। मैं उन्हें कहने लगा, बहुत खतरा है यार, बहुत खतरा। उन्हें वो गार्डन में लेकर गया। मैंने अपनी शर्ट उतार कर कहा, ये देखो छाती पर ये कट, बड़ा सा कट लगा हुआ है ना, जैसे ब्लेड से मारा हो मैंने। मेरी माँ ने देखो ये बैंडेज तो लगाई है, ये कट मैंने नहीं मारा। मेरी छाती से उंगलियां निकली, ये निशान भी है, ये देख कलाई पर निशान। मैं उन्हें समझा रहा था और मेरे दोस्त कह रहे, काला जादू हो गया तुझ पर, तू पागल हो जाएगा। अब वो काला जादू तुझ पर हो गया, अब काला जादू हो गया। जब हम वहां पर थे ना, वो बुढ़िया हमारे पीछे, उसे जैसे पता लग गया कि हम कहां पर हैं। किसी न किसी तरह तो पता लग गया। उसकी भागने की रफ्तार कितनी तेज थी। हम 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले लड़के जो स्कूल के वो कंपटीशन में भाग लेते, और हम तीनों ही थे जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आते थे। हमसे तेज हमारी कक्षा में कोई नहीं भागता था, और ऐसी बुढ़िया कैसे भाग सकती थी? लेकिन वो भाग रही थी। उसके हाथ में छड़ी थी और उसने छलांग लगाई। गार्डन में कोई नहीं आता था, वो हमारा खुफिया स्थान था। वहां हम चीजें छिपा कर रखते थे। बड़े बड़े पेड़ लगे हुए, वो पेड़ों पर छलांगे लगाती हुई एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पर, हाथ पर जैसे हाथ पर कुछ रखे हुए, वो छड़ी को लिए हुए हमारे पीछे थी। झोले से सामान उसका गिर रहा, लेकिन बड़ी तेजी से उसे पकड़ भी रही। हमें लगा आज वो हमें छोड़ने वाली नहीं। उसने हमारा पीछा किया। जब हम गार्डन से बाहर निकले, पीछे से कहाँ गई कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसने मेरी पीठ पर एक बार फिर से जैसे कोई काला सा पाउडर फेंक दिया था। मेरे कपड़े फिर से गंदे कर दिए, लेकिन मैं जानता था इसका असर कुछ और होगा। शाम तक वैसा ही हुआ। पेट पर भी निशान बन गए, मेरे कंधों के पास भी निशान बन गए, और रात को जहां पर निशान वहां पर दर्द होता। ऐसे लगता जैसे मांस के अंदर कोई है। एक बार तो उंगलियां बाहर की तरफ जैसे मांस को धकेलती नजर आई थी। मां को बताना चाहा मैंने, फिर मां की आंखें देखकर मैं डर गया। मुझे लगा था मैं बुरा फंसा। मां को अपने पिता को बता नहीं सकता, उनके सामने ये सब नहीं होता। लेकिन ये निशान भी काले काले ऐसे लगते जैसे कोई रिएक्शन हुआ हो। डॉक्टर ने दवाई तो दी थी। मां ने कहा 1 आध महीना तो लगेगा ना ठीक होने में, तुम ये कहाँ जाते रहते हो, अब घूमना बंद तुम्हारा। मां ने बाहर जाने से मना कर दिया। अगले दिन मैंने अपने दोस्तों को बताया वो रात कैसी गुजरी, वो कितनी खौफनाक थी, और सपने भी खौफनाक से खौफनाक। मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, काले जादू का निपटारा कैसे करें? कोई तांत्रिक बाबा को बुलाएं? उन्होंने कहा तांत्रिक बाबा तो उस आदमी ने भी बुलाए हैं, कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा। यह काला जादू बड़ा भयानक करती है। इसके पास छड़ी थी ना, ये कोई बूढ़ी औरत नहीं, ये एक डायन है। डायन छड़ियां लेकर ऐसे काले जादू करती हैं, ये डायन है। डायन शब्द सुनकर मेरी टांगें ऐसे कांपी थी, क्या ही बताऊं, जैसे मैं कोई हड्डियों का कंकाल हूं। उसके बाद जब दोपहर को छुट्टी हुई, मैंने अपने दोस्तों को कहा वहां जाना होगा, और कोई तो मदद करेगा नहीं। वो जिन्न है ना, जिन्न मुरादें पूरी करते हैं, जिन्न अलादीन वाला होगा शायद, वो मदद करेगा। अगर उस दिन कुछ करना होता तो करता ना, वो अच्छा है, चलो मेरे साथ। मेरे दोस्त तो बात नहीं मान रहे कि वो बक्से में ऐसा कोई जिन्न था। उन्होंने कहा तू बक्से में अंधेरे में सपने देख कर आ गया। मैंने कहा चलो। वहां बुढ़िया कहाँ थी हमें पता नहीं, लेकिन हम गलियों से निकलकर उस हवेली के अंदर वो बक्से में हम तीनों बैठ सकते थे। बक्सा कर दिया बंद। उसके बाद आगे रोशनी दिखी। मैंने कहा चलो। वो हैरान, ये क्या बक्सा, चारों तरफ बक्से में और कुछ तो है नहीं। जब हम चले आगे, वो दरवाजा खोलकर पत्थर पर बैठा वो जिन्न। वो घबरा गए। मैंने कहा रुको। अब मेरे दोनों दोस्त बिल्कुल मेरे जैसे चीखे थे वहां, भूत भूत भूत। जब वो भूत भूत करके चीखे, दरवाजे से बाहर भागने लगे। वो जिन्न दरवाजे के आगे उड़कर आ गया, शक्तिशाली था। बाजू आगे करके कहने लगा कौन हो तुम? तो मैं जानता हूं, अपने जैसों को लेकर आए हो जो मुझे भूत कह रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, बेइज्जती। अब बताओ क्या करूं तुम्हारे साथ? मैंने हाथ जोड़कर कहा माफ कर दो, आप तो जिन्न है ना, भूत तो ये है, पागल है, खुद को भूत समझते हैं तो भूत भूत करते रहते हैं। जिन्न थोड़ा सा मुस्कुराया। मेरे दोस्त तो ऐसे हिलने लगे थे जैसे बेहोश होकर अब गिरे।
अब गिरे। फिर वो जिन्न उड़कर फिर से उस पत्थर पर और कह रहा, चले जाओ, अब अपने दोस्तों को दिखा लिया जो दिखाने के लिए आए थे। समझ गया मैं तुम दोबारा क्यों आए। पहली बार डर गए थे जब मैंने बताया मैं जिन्न हूं, फिर थोड़ा कम डरे। अब दोस्तों को लेकर आए हो। यहाँ सर्कस लगी है, यहाँ भूत प्रेत जिन्न देखने को मिलते हैं जो लोगों को लेकर आ रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं लेकर इसलिए नहीं आया कि ये दिखा पाऊं कि जिन्न दिखा है, मुझे मदद चाहिए। तब वो जिन्न कहने लगा, मैं कोई अलादीन का जिन्न नहीं हूं, जो तुम मांगोगे मैं मदद कर दूंगा। मैंने कहा, कुछ मदद तो करो। वो जो औरत है ना जिससे बचने के लिए तुमने बताया था, वो चली गई। ये देखो, मैंने शर्ट खोल के दिखाया, ये कर रही है मेरे साथ काला जादू, मार देगी मुझे, कुछ तो करो, तुम जिन्न हो। उसने कहा, मैं क्या कर सकता हूं, मैं जिन्न जरूर हूं लेकिन कैद में हूं। ये मेरा कैद खाना है, ये बक्से के अंदर। अब मैं कैद खाने से बाहर नहीं जा सकता। मन तो मेरा भी करता है उसके साथ कुछ करूं, लेकिन कैद खाने से बाहर निकल पाऊं तभी ना। तब उसने एक चुटकी बजाई और मेरी तरफ उंगली की। मेरी जो छाती पर घाव था भर गया था, जो काले निशान थे वो गायब हो गए थे। फिर वो जिन्न कहने लगा, इतना काम जरूर कर सकता हूं, अब उससे दूर रहो। वो कोई चीज तुम्हारे पास लेकर आए, फेंके, बस उससे बचना है, वरना ऐसा दोबारा होगा। अब चले जाओ। मेरे दोस्तों को पता नहीं क्या ये उसने मदद की और उनमें खुशी आ गई। जो डर से कांप रहे थे वो तो खुश हो गए। आप ऐसा कीजिए ना, मुझे भी कुछ दीजिए, इसे दिया है, मेरी एक मुराद, एक मेरी भी। रचिन कहने लगा, एक मेरी भी, और अचिन कहने लगा, एक मेरी भी। वो जिन्न भयानक रूप में खड़ा हुआ और कहने लगा, अब मेरी भी, मैं तीनों को खाना चाहता हूं। नीचे की तरफ सर करो, पहले मैं सर काट कर तीनों के सर को खाऊंगा। वो दोनों काम कर मेरी पीठ के पीछे। फिर वो जिन्न कहने लगा, मैं कोई अलादीन का जिन्न नहीं हूं, जो एक एक मुराद मांगोगे मैं वो सब देता जाऊंगा। जिन्न कहानियों में वैसे होते होंगे, असल में वैसे नहीं होते, लेकिन मैं फिर भी शांत हूं, मैं बुरा नहीं हूं। भाग जाओ यहां से, वरना बुरा बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा मुझे। मैं कौन सा ऊपर वाले पर यकीन करता हूं, मैं मार दूंगा तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हम तीनों डरे हुए। मैंने तब हाथ जोड़े और कहा, धन्यवाद, आपने इतनी मदद की, लेकिन अगर मैं भी आपकी कोई मदद कर सकूं तो बताइएगा कभी। मेरी ये बात ने जैसे उसकी आंखें चमका डाली थी। मैं तो जाने वाला था। उसने कहा, रुको, अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो क्या करोगे? अपनी मर्जी से तो मदद कोई कर सकता है। मैंने कहा, मर्जी से? मैं हाँ मदद करूंगा, अगर आप भी मेरी रक्षा करें। शायद दोबारा भी वो मेरे पीछे पड़ जाए, वो डायन, तो दोबारा मेरी मदद कर दोगे ना? वो उड़ता हुआ मेरे सामने आया और कहने लगा, वो तो बाद में, अभी तुमने वो शब्द कहे ना, तुम मेरी मदद करोगे, तुमने अपनी मर्जी से कहे ना। मैंने कहा, हाँ, मैंने मर्जी से कहे, मैं आपकी मदद करूंगा। वो हंसने लगा था जोर जोर से। यह मेरे कैद खाने से बाहर निकलने का रास्ता। मैं इस बक्से में कैद हूं। पहले तो तुम्हें बताता हूं कैसे। मैं जब जवान था ना, मैं तब इश्क में पड़ गया। इसके इश्क में पड़ गया था मैं। ये डायन बड़ी कमीनी थी। मैं जब बच्चा था, मुझे जैसे जिन्नातों ने छोड़ दिया था। तब एक परिवार ने मुझे अपनाया। मैं बिल्कुल इंसानों जैसा लग रहा था, तो उन्होंने मुझे पाला। लेकिन धीरे धीरे मेरी शक्तियों से वो डरने लगे थे। मैंने उन्हें डराया नहीं। उनके पालन पोषण में कोई कमी नहीं थी। भले ही वो समझने लगे थे मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, कुछ अजीब सा हूँ, रूप बदल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं उन्हें अपना माँ बाप मानता रहा। उसके बाद वो मुझसे जैसे दूर हो गए। उनके और भी बच्चे थे और मैं खुद नहीं चाहता था कि अपने माँ बाप को दुख दूं, तो मैं उनसे दूर हो गया। उन्होंने मुझे पाला, वो कर्ज हमेशा मेरे ऊपर रहेगा, लेकिन उनसे मैं दूर हो चुका। फिर जवानी का जोश बिल्कुल इंसानों की तरह जिन्न में भी होता है। वो जवानी के जोश में मैं प्यार में पड़ गया। जब जंगलों में घुमा करता एक लड़की मुझे बहुत पसंद थी, जो कुएं के पास आया करती, बड़ी बेचारी सी थी। मैं उसके इश्क में पड़ गया। मैंने उसको बताया मैं एक जिन्न हूँ, जिसके बाद वो डरी नहीं।
मुझे लगा बस ऐसी लड़की का तो इंतजार था, इसके साथ मैं जीवन बिता सकता हूँ। जिन्न हूँ लेकिन कोई लड़की, मैं उसके साथ भी जिंदगी बिता ही सकता हूँ ना। मैं उससे प्यार करता रहा, लेकिन मुझे नहीं पता था वो एक डायन है। वो एक बूढ़ी डायन है जो जवान बनकर मुझे फंसा रही, और उसने मेरी शक्तियों का इस्तेमाल किया। मुझे तो कर दिया कैद, मुझे धोखा देकर कैद कर दिया, लेकिन कैद होने से पहले उसकी शक्तियां मैंने भी चूस ली। अब दोबारा उन शक्तियों को पाने की कोशिश करती है। यहाँ इस बक्से में गालियां निकाल कर जरूर जाती है, और कुछ गालियां मुझसे भी सुनती है, ज्यादा गंदी वाली, फिर बंद कर देती है बक्सा। मैं इस कैद खाने से तभी निकल सकता हूं जब कोई अपनी मर्जी से यहां आकर मुझे बचाने के लिए आए। वैसे मैं ये तक किसी को नहीं कह सकता कि मुझे यहां से छुड़ाओ, क्योंकि मेरी जबान से वो शब्द निकलेंगे नहीं। बक्सा मेरा कैद खाना है, लेकिन तुमने वो शब्द बोले हैं, इसीलिए तुम मुझे बचा सकते हो। अब पूछो अपने दो दोस्तों से, पूछो अपने दो दोस्तों से, ये जो भी सब कुछ मैंने कहा क्या इन्हें सुनाई दिया? मैंने पूछा। वो कह रहे ये क्या मुंह में उड़ 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 करे जा रहा है, बोल क्यों नहीं रहा? क्योंकि मैंने उसकी मदद की बात की थी ना, इसीलिए वो भी सिर्फ मुझे सुनाई दे रहा था। वो मदद नहीं मांग सकता था, सामने से कोई करे तो वो बच सकता था। मैंने कहा ठीक है, लेकिन इसमें जान का खतरा तो नहीं होगा? उसने कहा खतरा तो है, लेकिन वो खतरा मोल लेकर अगर तुम कुछ कर पाओ, मैं यहां से बाहर निकला, फिर चाहे जैसा भी खतरा हो वो तो मैं खुद देख लूंगा, फिर देखना कमाल। उसने मुझे फंसाया था, मुझे कमजोर करके मुझसे प्यार की निशानी ली, अपनी शक्ति कहा था मुझे बोतल में डालकर दिखाओ, मैंने दिखाई। मैं कमजोर था, उसने मुझे कैदी बना दिया। तुम बस वो बोतल और उसका ढक्कन लेकर आओ। उस बोतल को जैसे ही बक्से के अंदर तुम डालोगे, वो शक्तियां मेरी हो जाएंगी, फिर मैं खुद उस बोतल का ढक्कन खोल दूंगा। मैं आजाद, मैं आजाद। तो समझो वो गुलाम, सिर्फ गुलाम नहीं, जिंदा गुलाम नहीं, मारूंगा उसे, नर्क का गुलाम बनाऊंगा, जहन्नुम का गुलाम। मैं कह रहा अभी तो मैं बचा हूं, अभी फिर से उस डायन के पास। उसने कहा वो डायन के झोले में होती है वो बोतल, अगर कभी मन करे तो मेरी मदद करना, मदद कर देना, फिर मैं तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। ये सबसे बड़ी मदद होगी, मैंने तुम्हारी किया है, तुम भी मेरी करने की कोशिश करना। वहां से हम तीनों निकले थे। मेरे दोस्त कह रहे तुझे सुनाई दे रहा था, तुझसे कुछ हुड़ 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 किए जा रहा था, क्या बोल रहा था? मैंने कहा तुम रहने दो, वो शब्द तुम्हें मैं भी नहीं बता सकता, बस जो कहा है वो बड़ा डरावना सा है। जैसे ही उस गली से निकले, वो डायन जैसे सामने से आ रही, देख लिया उसने हम गली में घुस रहे हैं, पीछे भागने लगी। मेरे दोस्त बड़े कमीने आगे आगे निकल गए, उन्हें पता था वो डायन मेरा पीछा करती है। दोनों, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, मैं सीधा अकेला। वो पीछे से काला काला पाउडर मार रही, निशान उंगलियों पर, पाँव पर, इस बार तो पीछा ही नहीं छोड़ रही। पाउडर मारकर वो जैसे मेरे पीछे पड़ी हुई। आसपास कुछ लोग देख भी रहे थे, वो छोड़ने का नाम नहीं ले रही। जैसे उसे पता लग गया मैं गली के अंदर से आया हूं, शायद मार ही देना चाहती थी। फिर मुझे लगा अब अगर मरना ही है, बचने का एक तरीका तो है मेरे पास। वो मेरे पीछे भाग रही थी, मैंने मुंह पीछे की तरफ किया, मैं उसकी तरफ भागने लगा। वो भौचक्की सी हो गई कि ये पीछे क्यों मुड़ा। एक तरफ लकड़ी पड़ी थी, लकड़ी उठाई मैंने सबसे पहले उसके सर पर। वो तो मेरी पीठ पर मसाले मारे जा रही थी, मैंने सीधा माथे पर लकड़ी ही मारी, उसके सर पर लकड़ी मारी। वो पीछे की तरफ हुई, भयानक सा चेहरा था, 4 लोगों ने देखा था वहां। वो चीख कर भागे। वो हंस कर कहने लगी अब तो मौत के घाट उतार दूंगी, तड़प तड़प कर मरोगे। मैं सीधा उसकी छाती पर ही चढ़ गया। वो फिर से भौचक्की कि ये पागल ही हो गया है, मैं इतनी भयानक दिख रही हूं और ये मुझ पर चढ़े जा रहा है। मैं उसकी छाती पर चढ़कर उसकी आंखों में उंगलियां मार रहा, और तभी उसके झोले में एक हाथ डालकर घुमाने लगा। बोतल उसके झोले में ही थी, जैसे उस जिन ने कहा था। बोतल को पकड़ा, मैं भागने लगा। वो मेरे पीछे पीछे, पहले खुले में भाग रही, फिर मैं गली में भाग रहा। वो और ज्यादा भौचक्की हो गई। मैं गली में क्यों भाग रहा हूं, उसे पता नहीं था मेरे हाथ में बोतल है। वो मेरे पीछे पीछे, बोतल को छाती से चिपकाए, पीठ उसकी तरफ थी, वो देख नहीं पा रही, लेकिन पीछे से मसाले मारे जा रही।
सारा शरीर काला सा कर दिया था। बचने का एक ही रास्ता था, वो जिन्न का कैद खाना, वो बक्सा। मैं सीधा उस खंडहर हवेली में पहुंचा और वो पीछे से, मौत जहां है वहीं भागे जा रहे हो। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है, और जब तुम्हारी मौत आई है तुम उस हवेली की तरफ भाग रहे हो। अंत होने वाला है तुम्हारा। मैं उस हवेली में, उस कमरे में पहुंचा, तब उसे समझ में आ रहा था पीछे से, मत करो ये, मत करो, मत करो, मारे जाओगे। मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगी, तुम्हें भ्रष्ट कर दूंगी, तुम्हारे टुकड़े कर दूंगी। मैंने कहा जो करना है कर। बक्से को खोलकर बोतल मैंने बीच में फेंकी। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और कहने लगी, अब तू गया। लेकिन उसकी नजरें मेरी तरफ नहीं थी, बार बार मेरी तरफ देखती, फिर बक्से की तरफ, मेरी तरफ और बक्से की तरफ। फिर उसकी टांगें कांपने लगी। पहले मेरे छाती पर ही बैठ गई थी गला घोंटने के लिए, फिर उसका वजन कम होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे हल्की हो रही हो। असल में वो हल्की नहीं हो रही थी। पीठ के पीछे जो खड़ा था ना, वो जिन्न उसको उसकी पीठ में अपने नाखून गड़ाकर ऊपर उठा रहा था। तब जाकर हल्की महसूस हुई थी। वो ऊपर ही उसने लटका दिया और अपने पंजों को, जो दोनों हाथों के ना, उसे पकड़कर दबा रहा, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस मशीन होती है ना, उसे अपनी उंगलियों से दबाकर छोटे आकार में कर दिया। खून ही खून था चारों तरफ, उसकी हड्डियां तक निचोड़ डाली थी, ऐसे कचूमर बनाया और फिर उसको चबा गया। मुंह से आग निकल रही थी उस जिन्न के, और जो हंस रहा वो मेरी तरफ देखकर। एक बार के लिए मैं भी डरा। जिन्न का कैद खाना, जिन्न को आजाद किया, ये मेरे साथ तो ऐसा नहीं करेगा ना। उसने अपना हाथ एक झटके से मेरी तरफ किया और तब तो जैसे मुझे मौत ही नजर आ गई थी। मेरे मुंह से निकला था आई, लेकिन उसने हाथ आगे बढ़ाकर कहा, हाथ पकड़ो और खड़े हो जाओ। मैंने हाथ पकड़ा, मैं खड़ा हो गया। उसने एक चुटकी मारी और अपने दोनों उंगलियों को मेरे माथे पर रखा और मेरा जो शरीर काला था ना, फिर से सही हो गया। जो जख्म हुए थे वो ठीक हो चुके थे। मैं पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहा, और उसने अपने हाथ से हवेली के अंदर आग लगा दी और कहा, निकलो, ये कैद खाना मैं नष्ट करूंगा, जल्दी बाहर निकलो, बड़ा गुस्सा है मुझ में। मैं वहां से बड़ी जल्दी बाहर निकला था। आवाजें आ रही थी गली के पीछे से, जैसे वो हवेली ढह रही हो, अपने आप वो ईंटों के गिरने की आवाज। जब मैं गली से निकला बड़ा खुश था। अंधेरा हो चुका था जब मैं घर पहुंचा। बड़ी खुशी थी, कपड़े तक गंदे नहीं थे, उसने सब कुछ ठीक कर दिया। वो रात भयानक सपने नहीं आए, लेकिन मैं फिर भी वो रात थोड़ा थोड़ा ही सो पाया। मुझे लगा वो जिन्न आएगा, मार तो नहीं देगा ना, कितना तो ताकतवर है वो। लेकिन वो डायन, वो बुढ़िया दोबारा नजर नहीं आई, वो जिन्न दोबारा नजर नहीं आया। कह तो रहा था कर्जदार बन जाऊंगा, लेकिन मिला नहीं दोबारा। 30 दिनों बाद अपने दोस्तों के साथ जब उस गार्डन में मैं खेल रहा ना, सामने पेड़ के पीछे खड़ा, वहां मुस्कुरा रहा। हम तीनों डर गए, हम तो भागना चाहते थे, उसने भागने भी नहीं दिया। हम भागे, उसने चुटकी बजाई, हम उसके सामने खड़े थे, मिट्टी में पांव धंसे हुए। मुझे लगा ये मारने के लिए आया है, और वो हंसकर कहने लगा, आज़ादी की खुशी में तुम्हें तो भूल ही गया था, तुमने ही तो मुझे छुड़ाया था। मैंने कहा, तो यहाँ हमें ऐसे पकड़कर क्या करना चाहते हो? उसने कहा, पकड़कर नहीं कुछ करना चाहता, लेकिन देखो मुझे। तुम मुझे देखते ही ऐसे डर कर भागे, मैं समझ गया अब बात नहीं करने वाले। वह बक्से में तो फंसे थे तो बात कर ली, यहाँ तो डर कर भागते रहोगे, तो कुछ समय के लिए रोक कर रखा है। तुमने मदद की है मेरी, इसीलिए मैं भी तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा, हाँ बस छोड़ दो। रचिन बोल पड़ा, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ दे दो, 2 करोड़ दे दो, सोना दे दो, कुछ खजाना दे दो, ऐसी चीजें देते हो ना तुम। तभी वो गुस्से में आ गया और कहने लगा, अलादीन का जिन्न नहीं हूं मैं, अलादीन का जिन्न। हम जिन्न भी बिल्कुल इंसानों जैसे होते हैं, शक्तियों से भरपूर, लेकिन बिल्कुल इंसानों की तरह, अच्छे भी बुरे भी। शक्तियां हैं मेरे पास तो गलत मत सोचना कि ये दे दूंगा वो दे दूंगा। दोस्त बना हो तो छोड़ता हूं तुम्हें,
जब तुम्हें जरूरत होगी मदद खुद ब खुद हो जाएगी। ये कहकर वो गायब हो गया। अब उसने कुछ दिया नहीं, हमने उसकी मदद की थी, उसने भी हमें बचा लिया वो खौफनाक डायन से। वो जिन अपने कैद खाने से आजाद हो चुका था। बहुत समय पहले की ये बात है। वो घटना के बाद वो नजर ही नहीं आ रहा था। लगभग 3 साल पहले जब मुझे अच्छी नौकरी मिल चुकी थी, उस ऑफिस में मैं अकेला था। शाम के वक्त कब वहां आग लग गई ये चौथी मंजिल पर मुझे पता नहीं लगा। सीढ़ियों से निकलने का रास्ता नहीं था, खिड़की से बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। मेरे कपड़ों को आग तक लग रही थी और तब उस जिन ने पीछे वाली दीवार को मेरी आंखों के सामने फाड़ डाला था और मुझे कहा था, चलो चलो यहां से, काम आसान है निकलने वाला। वो आग में से उसने मुझे बचा लिया था और सबका कहना था मैं दीवार तोड़कर बच गया था। वो दोस्त की तरह ही था। मेरे दोनों दोस्तों की मदद उसने कई बार की, तब जब हमारी जान पर बनी थी, तब जब हम मुसीबत में होते हैं आ जाता है कहीं ना कहीं से मदद करने के लिए, लेकिन तभी करता है जब जान पर बनी हो, वरना कोई मदद नहीं करता। वो जिन एक तरह से दोस्त ही है जो वक्त पड़ने पर काम आता है, लेकिन कोई और काम नहीं करता, सिर्फ जान ही बचाता है। मैं नहीं जानता कि आप मेरी कहानी पर यकीन करोगे या नहीं, लेकिन हमारा एक दोस्त जिन है जो हमारी मदद करता है। कोई कहे कि दिखाओ, हम दिखा नहीं सकते, लेकिन मुसीबत पड़ने पर हमें नजर आ ही जाता है। आप इस पर क्या कहना चाहोगे? नीचे कमेंट जरूर करना। क्या सच में जिन ऐसे ही होते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं वो इंतजार कर रहा है और सही समय पर हमें मार देगा? क्या ऐसी दोस्ती सही है या नहीं? आप कुछ जानते हो?